गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पाठ 12 हिमालय और हम पढ़ाऊंगी। तो इस पाठ के कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली। सबसे पहले मैं इनका जीवन परिचय पढ़ूंगी। गीतकार गोपाल सिंह नेपाली का जन्म सन 1902 ईस्वी में हुआ था। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष एवं संस्कृति के प्रति गौरव भाव है। आप मानवता को स्वर देने वाले कवि हैं। प्रकृति और मानवीय अनुभूतियों का अंतः संबंध उनके गीतों में लोक चेतना का संस्पर्श पाकर सहज बोध गम्य हो गया है। राष्ट्रीय भावों के कारण जागरण में उनके काव्य का पूर्व योगदान है। ऐसे मनस्वी का सन 1963 ईस्वी में देहावसान हो गया। नेपाली जी रतलाम टाइम्स मालवा, चित्रपट दिल्ली, सुधा लखनऊ और योगी साप्ताहिक पटना के संपादन विभाग में रहे। चलचित्रों के गीतकार के रूप में भी आप प्रसिद्ध हुए। सन 1929 ईस्वी से आपने काव्य जगत में प्रवेश किया। जुलाई सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित उमंग इनकी प्रथम काव्य कृति है। पक्षी, रागनी, टुकड़ी, विद्रोही, नीलिमा आदि आपके अन्य काव्य संकलन हैं। आपकी राष्ट्रीय भावपरिक रचनाएं अप्रतिम प्रतिमा की परिचायक हैं। अनुभूतियों की सहजतम अभिव्यक्ति आपके गीतों की मूल विशेषता है। रससिक्त भाषा, लय, संगीतमय छंद, सहज कोमल प्रतीक एवं सुकुमार भाव भंगिमा नेपाली जी के भाव को वैशिष्ट्य है। आंतरिक भावोन्मेष और कल्पना प्रवणता और सांस्कृतिक भावों को प्रस्तोता गीतकार के रूप में आप सदैव स्मरणीय रहेंगे। इसका केंद्रीय भाव पढ़ूंगी मैं। प्रस्तुत कविता में नेपाली जी ने भारतीय अस्मिता के प्रतीक हिमालय को भारतीय गौरव के पहचान चिन्ह के रूप में निरूपित किया है। देश की भूभौतिकीय संरचना भी उसकी राष्ट्रीय भावना की आधार वस्तु बनती है। यह भारत के उन्नत मस्तक के रूप में केवल पर्वतराज ही नहीं बल्कि भारतीयों के स्वाभिमान का भी प्रतीक है। यह जितना उच्च स्वाभिमान का द्योतक है उतना इसकी सांस्कृतिक चेतना का भी। हिमालय की प्राकृतिक छटा भारत के बह माने बाहरी और आंतरिक माने अंदर की सौंदर्य को व्यक्त करने में समर्थ है। प्रभात और संध्या की लालिमा न केवल हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का विधान करती है बल्कि भारतीय चिंतन के उस पक्ष को व्यक्त करती है जिनमें दुख और सुख को समान भाव से ग्रहण किया जाता है। हिमालय के आंगन में ही ज्ञान की परंपरा ने जन्म लिया और वेदों की ऋचाएं इसकी तलहटी में ही गूंजी। भारत की मनीषा हिमालय की छाया में प्रसरित हुई है। हिमालय की अडिगता और हिमालय का निश्चय ही प्रत्येक भारतवासी के स्वभाव में निहित है। इसलिए वह मृत्युंजयी हिमालय तूफानों से लड़ने में समर्थ है। लड़ने की यह शक्ति भारतवासी के पास ही है, इसलिए यह विनाशी भी है। संपूर्ण कविता में हिमालय के भारत से भारतवासी की जीवनी शक्ति को प्रकट किया जाता है। हिमालय का मानवीकरण करते हुए नेपाली जी ने राष्ट्रीय चेतना को मूर्त रूप दिया है। सहज लयात्मक का संगीत इस कविता में उपलब्ध है। तो इसके मैं अब पद्य पढ़ूंगी। कविता हिमालय और हम। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा नाता है, इतनी ऊंची इसकी चोटी कि सकल धरती का ताज यही। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन। तन वरन वरन मुख निवारण। तो सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी मैं। गिरिराज माने पर्वतों का राजा हिमालय। नाता यानी रिश्ता।
सकल यानी समस्त, धरती माने पृथ्वी, ताज का अर्थ होता है मुकुट, अंबर का अर्थ होता आकाश, मस्तक का माथा। तो इसका प्रस्तुत काव्यखंड गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता हिमालय और हम से लिया गया है। कवि ने इस कविता में हिमालय और भारतवासियों की समान विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। इस काव्यखंड में पर्वतराज हिमालय और भारतवासियों के अटूट संबंधों का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ स्टार्ट करते हैं। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो हिमालय और पर्वत और भारतवासियों का इसका संबंध का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि पर्वतों के राजा हिमालय का भारतीयों के साथ कुछ ऐसा ही संबंध है। नाता यानी संबंध। इतनी ऊंची इसकी चोटी कि सकल धरती का ताज यही। हिमालय और भारतीयों का परस्पर अटूट संबंध है। इसकी चोटी एवरेस्ट सारी पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी है। यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है। इसलिए जिस प्रकार व्यक्ति के सिर पर ताज मुकुट सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार धरती पर हिमालय की चोटी मुकुट की भांति शोभायमान होती है। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वतराज यही। अंबर में सर पाताल चरण, इनका मन इसका गंगा का बचपन, तन वरन वरन मुख निवारण। पर्वत और पहाड़ों से भरी इस पृथ्वी पर केवल हिमालय ही पर्वतों का राजा है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण ऐसा लगता है मानो उसका सर आसमान को छू रहा हो। अंबर में सर पाताल चरण में, और उसके चरण पाताल की गहराई में समाये हुए हैं। भावार्थ कहने का अर्थ यह है कि हिमालय और पर्वत आकाश पाताल दोनों की सीमाओं को अपने में समेटे हुए है। मन इसका गंगा का बचपन, तन वरन वरन मुख निवारण। और हिमालय पर्वत का मन गंगा के बचपन की भांति पवित्र और निर्मल है। पवित्र गंगा का उद्गम हिमालय से ही हुआ है। हिमालय पर्वत पर विभिन्न प्रकार के रंग और आकार की वनस्पतियों से ढका हुआ है। तन वरन वरन यानी विभिन्न प्रकार की, मुख अत्यंत ऊंचाई होने के कारण वनस्पतियों से रहित है। जो सबसे ऊंची जो चोटी है, मुख भाग कहना चाहिए, वहाँ पर अधिक बर्फ होने के कारण वहाँ वनस्पतियाँ नहीं है, केवल बर्फ से ही ढका हुआ है। अब आगे की पंक्तियाँ। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो जो भी हिमालय के आश्रय में आता है उसमें भी हिमालय की भांति दृढ़ता और विश्वास आ जाता है। इसी कारण वह भी अपना मस्तक किसी के सामने नहीं झुकाता है। ऐसे परिवर्त राज हिमालय से हम भारतीयों का कुछ रिश्ता ऐसा ही है। अब ये पूरा यहाँ तक हुआ था, पेज चेंज करना था तो ये अलग से मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन यहाँ तक इसका पैरा बनाया हुआ था। अब विशेष आएगा इसका। हिमालय को पर्वतराज और धरती का ताज कहकर उसकी महानता का वर्णन किया गया है। सेकंड, हिमालय से ही गंगा का उद्गम हुआ है और हिमालय के समान ही भारतवासी भी अडिग और अटल हैं। बरन बरन में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। काव्यांश में मानवीकरण है। चलिए अब सेकंड वाला मैं पढ़ती हूँ। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसा प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। तो अरुणोदय इसका अर्थ है सूर्य का उदय होना, निखर जाना यानी सुंदर हो जाना। उदय अस्त का अर्थ है उदय होना और अस्त होना, डूबना। उसको हम जीवन के संबंध में अगर लेके चलते हैं तो सुख दुख होगा इसका। तो यह भी काव्यांश नेपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित हिमालय और हम से लिया गया है। इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि हिमालय पर जिस प्रकार उदय यानी उगता हुआ सूरज
उदय और संध्या की लालिमा समान रूप से दिखाई देती है। उगता हुआ सूरज जब उगता है तो भी लाल रंग का दिखाई देता है, जब डूबता है तो भी लाल। उसी प्रकार हम भारतीयों के सुख दुख समान भाव से ग्रहण हम करते हैं। व्याख्या इसकी, अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती। हिमालय की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कवि कहता है कि उदय काल अर्थात हम कह सकते हैं प्रातः काल में जब सूर्य की किरणें हिमालय पर्वत की हिम सतह पर पड़ती हैं तो वे इसका स्पर्श या छूकर इसको चूम कर और भी सुंदरता को प्रकट होती हैं। इसी प्रकार फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती है। इसी प्रकार संध्या काल में भी सूर्यास्त के समय अंतिम किरणों की लालिमा भी हिमालय की सतह पर झोंका खाते हुए मंद गति से बिखर जाती है। हिमालय की चोटियों में ऐसी विलक्षण यानी अलौकिक शक्ति है कि यहाँ पर जैसा प्रातः काल होता है वैसी ही संध्या होती है। इन शिखरों की माया ऐसी, इन पर्वतों की ऐसी विलक्षण अलौकिक शक्ति कही गई है, जैसा सुप्रभात यानी सुबह प्रातः होती है वैसी ही संध्या होती है। अमरों को भी फिर चिंता कैसी, और वैसा ही सायंकाल का। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसका, जिस प्रकार हिमालय पर्वत का प्राकृतिक सौंदर्य प्रातः काल और संध्या काल में दोनों एक समान होता है, उसी प्रकार भारतीय भी समान भाव से सुख दुख को ग्रहण करते हैं। भारतवासी भी पृथ्वी पर हर जवान भी जीवन व मृत्यु को समान भाव से अपनाता है। देश की रक्षा में तत्पर हर जवान मृत्यु का वर्ण कर अमर हो जाता है। जब वह शत्रुओं से लड़ता है और लड़ते समय उसकी मृत्यु होती है तो वह अमरता को प्राप्त होता है। इस धरती पर हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है और हिमालय की इस तरह भारतीय जवान भी अमर है, क्योंकि वह जीवन मृत्यु को सोच विचार कर यह चिंतन नहीं करते हैं। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। भारत का प्रत्येक निवासी सुख दुख और उत्थान पतन का सरसता से अपनाता है। पर्वतों के राजा हिमालय से भारतीयों का कुछ ऐसा ही अटूट रिश्ता है। विशेष हमें जीवन के उत्थान पतन सुख दुख दोनों स्थितियों में समान भाव ग्रहण करना चाहिए। सेकंड, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का गुणगान किया गया है। थर्ड में लाल में श्लेष अलंकार है और फोर में भाषा अत्यंत मधुर सरस कोमल है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ तक ही रखेंगे। इसको अच्छी तरह से पढ़कर दोबारा से याद करें और नेक्स्ट अगले डे